नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आइए हम लोग देखते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल अगर इतिहास में हम देखें मगध साम्राज्य में, तो मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश और उसके बाद में नंद वंश, फिर मौर्य वंश का आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मौर्य काल इतिहास के बारे में। धनानंद की मृत्यु के बाद, उसकी हत्या होने के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौटिल्य के द्वारा की जाती है। तो मौर्य काल के इतिहास के स्रोत अगर हम लोग देख लें तो कहाँ कहाँ से मौर्य काल के इतिहास के स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में देखें तो दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश और मिलिंदपन्हों में मौर्य काल के बारे में देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो कल्पसूत्र, परशिष्ट परिवर्तन, जिन प्रभसूरी द्वारा रचित विभिन्न तीर्थ कथा और हरिभद्र सूरी की व्रत कथा में इसकी चर्चा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुर्दा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र की। फिर आगे देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर प्लिनी तथा प्लूटार्क ने मौर्य शासन का वर्णन किया है। निरियाकस और अनिस्क्रिटस तथा अन्य ग्रीक रचनाओं में भी इस दौर की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्राद्रमन के शिलालेखों में भी इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। मौर्यकालीन के प्रमुख जो शासक हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। इसका संबंध सामान्य कुल से था, परंतु हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग बताए गए हैं। ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्रपुत्र बताया गया है और बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय बताया गया है। या इसी प्रकार से इनकी माँ का नाम मूरा था, इसलिए इनको मौर्य या मौर्य कहा गया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंद राजवंश को सत्ता से हटा करके अंतिम शासक जो धनानंद थे उनका कौटिल्य से कुछ वाद विवाद होने के बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि गोपालक का लड़का था या गोपालक थे, या कभी कभी विभिन्न तरीक़ों से देखने को मिलता है कि इन्होंने खरीदा था और उसके बाद में चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को सत्ता से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई थी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो रणनीति बनाई उसका विस्तृत वर्णन मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलता है। तो चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो रणनीति बनाई उसका वर्णन कहाँ पर है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलता है। इसकी रचना विशाखदत्त ने 7वीं शताब्दी में किया था। मुद्रा राक्षस या राक्षस नाम का व्यक्ति घनानंद के दरबार में रहता था। चाणक्य की कुछ नीतियों के कारण वहाँ से ये मौर्य वंश में बाद में सम्मिलित होते हैं। वहाँ से विवाद होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार में 6 लाख सैनिकों की फौज लेकर पूरे भारत में सैन्य अभियान चलाए। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटस के बीच में युद्ध हुआ है। 305 में युद्ध हुआ है, संधि हुआ नहीं पता है, युद्ध हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी इनके साथ में कर दिया है, जिसमें चंद्रगुप्त संधि के बाद इन्होंने सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र भी दहेज में दिया या दे दिए थे। साथ ही चंद्रगुप्त ने उसके बदले में 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्यों का शासन तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सभी भारतीय उपमहाद्वीप में चारों तरफ फैला हुआ था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्री नगरीय प्रशासनिक तंत्र का विशेष रूप से वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के संबंध जानकारी तमिल ग्रंथि अनाहरू एवं पुर्नानूरू से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में सिंहासन छोड़ करके जैन मुनि भद्रभावों से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के संलेखना विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला मैसूर में 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उसके बाद में इनके पुत्र जो बिंदुसार है 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। तो इनका शासन 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहता है। इनके पिता बहुत ही महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका बेटा अशोक बहुत ही महान शासक हुए, इसलिए बीच में बिंदुसार कुछ ज़्यादा इनके बारे में देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के द्वारा बनाए गए जो साम्राज्य था उसकी अच्छे से रक्षा किया, उस पर शासन किया, उसको नष्ट नहीं किया इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत है। इस प्रकार से उसमें लगभग संपूर्ण देश सम्मिलित है। बिंदुसार के शासन में केवल कलिंग, उड़ीसा, जो आगे चल के कलिंग का युद्ध होता है, वो सम्मिलित नहीं था।
सुदूर दक्षिण भारत के राज्य उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे, जो काफ़ी दूर थे, और यह मुख्य रूप से कलिंग इसके राज्य में सम्मिलित नहीं था। आगे चल करके इनके पुत्र अशोक के द्वारा कलिंग की जब होती है तो उसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। यूनानी ने बिंदुसार को अभित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के शासन में सीरिया के शासक एंटियोकस डायमेकस ने नामक राजदूत भेजा, तो बिंदुसार ने एंटियोकस से सूखी अंजीर, अंगूरी दारू, मदिरा तथा दार्शनिक की मांग की थी। तो इन्होंने अंजीर और मदिरा तो मिल गया था, लेकिन ये दार्शनिक इनको नहीं दिए थे। मिस्र के राजा टैलेमी द्वितीय द्वारा फिलाडेल्फस ने डायनोमिकस राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह होते हैं, जिसका दमन करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम के द्वारा विद्रोह को दमन नहीं कर पाने की स्थिति में इन्होंने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजते हैं, और अशोक द्वारा यह विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। तक्षशिला प्रांत चूँकि यहाँ से काफ़ी दूरी पर स्थित था, आज से पाकिस्तान में, मतलब यहाँ से उस टाइम इनके राजधानी से काफ़ी दूरी पर था, इसलिए वहाँ पर विद्रोह हो गए। उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र असीम को भेजा। बाद में इनके पुत्र अशोक जाकर के उसको दबा देते हैं। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, उसकी सभा में आजीविक संत रहते थे, और 500 सदस्यों की मंत्री परिषद गठन की इसका प्रमुख खल्लाहट को नियुक्त किया गया। अब हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक, महान अशोक। 273 से 232 ईसा पूर्व पर इनका शासन रहा। इनके माता पिता बौद्ध स्रोत के अनुसार अशोक के पिता बिंदुसार हैं, माता सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी थी। पत्नी इनके जो है सिंघली, अनुश्रुति एवं दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक की प्रथम पत्नी देवी विदिशा के एक वैश्य श्रेष्ठी की पुत्री थी। अशोक की जो संतान महेंद्र एवं संघमित्रा की माँ यही थी। इसके बाद में हम लोग दिव्यावधान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिच्छरचिता का भी उल्लेख है, तिच्छरचिता का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद में अशोक के राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त किया, और उससे पहले ये उज्जैन के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। इनके मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक निर्विवाद रूप से मौर्य सम्राट बने। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन पाए थे। कहीं कहीं लिखा है इन्होंने कि अपने 6 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे, और कहीं कहीं पर बताया गया है कि इन्होंने अपने भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणी में बांटा गया: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक और दीर्घ स्तंभ, लघु स्तंभ। इस प्रकार से इतने भागों में बांटा जाता है। अब नाम एवं उपाधि की अगर हम बात करें तो अशोक का नाम केवल लघु शिलालेख पर ही देखने को मिलता है। मास्की अभिलेख में उसे बुद्ध शाक कहा गया। भाब्रू लेख में अशोक को मगध अधिराज कहा गया है। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहादेश अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। इसी प्रकार से अशोक ने ग्रीक, प्राकृत, संस्कृत से भाषाओं को अधिक प्रसारित किया है। अशोक के अधिकांश लेख ब्राह्मणी लिपि में है। प्रदेश के एकीकरण के लिए उन्होंने तमाम और लिपियों का भी प्रयोग किया, जैसे खरोष्ठी है, अराइमिक है, यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया। लिपि क्या होते हैं? जिस तरीके से हम किसी चीज़ को लिखते हैं वो हमारी लिपि कहलाती है। आप लोग जानते होंगे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है, देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। अंग्रेजी के लिखने की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है। इसी प्रकार पाली भाषा या सभी भाषाओं के जो स्क्रिप्ट हैं वो आप लोग जानते ही हैं पहले से। अब हम लोग बात करें स्क्रिप्ट की नहीं। अशोक ने आजीवक के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। अशोक का जो युद्ध होता है, अंतिम युद्ध कलिंग है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल के बाद में 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है। उसने भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाते हैं, क्योंकि इनका मन अत्यंत व्यथित हो जाता है। इस युद्ध के बाद इन्होंने कभी युद्ध न करने का संकल्प लेते हैं। अशोक ने राजुक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, इसे प्रजा को पुरस्कार और दंड दोनों देते थे। कांधार अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक की धम नीति का प्रभाव बहेलिया और मछुआरों पर भी पड़ता है, जिसे बहेलिया चिड़ियों को मारना और मछुआरे मछली मारना बंद कर देते हैं। अशोक की धम्म नीति। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध बन गए हैं। सिंघली के नंदी दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के भतीजे निग्रोथ ने उसे बौद्ध धर्म के रूप में दीक्षित किया। दिव्योदान व होयनसांग के अनुसार अशोक ने बाल पंडित समुद्र के नामक व्यापारी से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किए। उपगुप्त की पहचान
मोगलीपुत्तिस्य से की गई है। इसके प्रभाव से अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाते हैं। प्रथम लघु शिलालेख के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 2.5 साल तक अशोक साधारण उपासक रहे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक को जीवन में अनेक परिवर्तन हो गए। सदाचार, अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए, मांस भक्षण त्याग दिए, राजकीय भोजनालय में पशुओं के बलि पर रोक लगा दी जाती है, अनेक बौद्धों को अपार धन दिए जाते हैं। धम्म यात्रा किया अशोक ने श्रीलंका, मध्य एशिया में बौद्ध के लिए धर्म प्रचारक भेजे। ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों के ब्राह्मणी अभिलेख श्रीलंका में मिलते हैं। प्रारंभिक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्धों का तीसरा जो सम्मेलन है संगीति है आयोजित किया गया था। तीसरा अशोक के समय आयोजित किया जाता है। अशोक ने स्त्री सहित समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य प्रचार करने के लिए कहा। अशोक कर्मकांड का विशेषता स्त्रियों में प्रचलित अनुसंधान या रस्मों का विरोधी थे। अशोक ने धम्म के गुणों का निर्देश दिया, वह दीघ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में मिलते हैं। और भ्राब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ में आस्था व्यक्त किया है। जो इन्होंने धर्म यात्राएं किया, 8वें शिलालेख के अनुसार सर्वप्रथम उसने राज्याभिषेक के 10 साल बाद बोध गया की यात्रा की। और उसके बाद में देखिए लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का था वहाँ पर इन्होंने यात्राएं किया। धर्म प्रचार के लिए मजंतिक को कश्मीर भेजा, महारक्षित को यवन देश भेजे, मध्यम को हिमालय, धर्मरक्षित को अपरांतक, महादेव को महिषमंडल, सोंत तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि और अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेजते हैं। अशोक को 13वें शिलालेख में वर्णित विदेशी शासक हैं। अशोक के उत्तराधिकारी की बात अगर करें, अशोक के शासन के बाद अगले 50 साल तक बड़ी कमज़ोर तरीके से इनका शासन चलता रहा है। और इनके उत्तराधिकारी कुणाल मौर्य सम्राट बनते हैं। उसके बाद में दशरथ हैं, शाल्यशुक हैं, बृहद्रथ इत्यादि राजा बनते हैं। अंतिम जो बृहद्रथ थे उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा आगे की शासन संभाल ली जाती है। शुंग वंश की स्थापना हो जाती है फिर उसके बाद में। और अब अगले वीडियो में अब हम देखेंगे शुंग वंश के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।